हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं जानता हूँ हमारे देवभूमि करियर पॉइंट जो फैमिली है, इसमें बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने पीसीएस 2021 का फॉर्म भरा हुआ है। अभी इसकी प्रारंभिक जो परीक्षा है उसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, क्योंकि फॉर्म का जो लिंक है एक बार फिर से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा रीओपन किया गया है। यानी कि जिन लोगों ने पूर्व में ये फॉर्म नहीं भरा था और जो लोग ग्रेजुएट हैं वो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, 28 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को दोबारा भर सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पूर्व में आवेदन किया उनको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि जब प्रारंभ में विज्ञप्ति आई थी उस समय इसमें डिप्टी कलेक्टर और कुछ पदों की संख्या नहीं थी। दोबारा से यहाँ पर क्या किया गया, विज्ञापन को यहाँ पे उन पोस्टों को ऐड करके दोबारा से लॉन्च किया गया, यानी कि विज्ञापन को एक हिसाब से अतिरिक्त विज्ञापन के रूप में जारी किया गया और डेट भी आपके लिए बढ़ा दी गई। ठीक है, तो इसमें देखिए इस बार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। उत्तराखंड पीसीएस की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट टाइम जब 2016 में उत्तराखंड पीसीएस आया था ना, उस समय इसमें जो पोस्ट की संख्या थी वो केवल 63 थी। यानी कि उसमें जो नंबर्स थे या वैकेंसी थी 63 थी। और यहीं हम बात करते हैं इस बार 2021 की पीसीएस की, तो टोटल ऑफ वैकेंसीज जो हो चुकी है वो 300 प्लस हो चुकी है। 324 आई थिंक 322 के आसपास इसमें पोस्ट है, बहुत बड़ा नंबर है। इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो इस बार मेहनत कर गया ना वो इसमें 100% निकल जाएगा, मान के चलिए। इसमें मेनली क्या है, आपको एक प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ती है, आदि से अंत तक आपने सुना होगा ना, वही प्रिपरेशन इसमें चाहिए। यानी कि आपको बेसिक से कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत चीज़ों को समझते हुए और राइटिंग करते हुए आपने आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आपका प्री क्लियर हो गया फिर आप मेंस राइटिंग में बैठ गए, ऐसा नहीं होता। अगर आपने पीसीएस परीक्षा का मन बना लिया, अभी भी इसका प्री नहीं हुआ है और अभी से आप लोग डिटेल में डेप्थ में जो भी इसका सिलेबस दिया गया है, मेंस और प्री के सिलेबस को एनालिसिस करते हुए आप लोग अभी से प्रिपरेशन अगर शुरू कर दे तो इन 300 पोस्टों में आपका नाम भी जरूर होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस उतना डिफिकल्ट नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। मैं बात करूँ यूपी पीसीएस है या हरियाणा पीसीएस की मैं बात करूँ, तो इन पीसीएस एग्जाम की तुलना में उत्तराखंड पीसीएस फिर भी थोड़ा सरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा, आज जो ये वीडियो बनाया ना, मैंने बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था जो प्री एग्जाम होने वाला है उसके बारे में कुछ यहाँ पे आप गाइड कीजिए। तो मैं बोलना चाहूँगा जो प्री एग्जाम आता है इसका, उस एग्जाम में आपके पहले क्या होता था, 150 क्वेश्चन जीएस के पूछता था और 150 का जो पेपर होता था, 2 पेपर होते हैं अभी भी, पहले भी 2 पेपर होते थे। तो 150 मार्क्स का और 150 प्रश्नों का पेपर जो पहला होता था उसको जीएस जनरल स्टडीज के नाम से हम जानते हैं। दूसरा जो पेपर होता है सीसेट का होता है, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 1.5 का ईच यहाँ पे मार्क्स रहता था, तो 150 का वो पेपर भी हो जाता था। यानी कि 300 में कंबाइंड मेरिट बनती थी। 300 में जो कंबाइंड मेरिट लास्ट टाइम पे कट ऑफ गई थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो आई थिंक 180 के आसपास थी। ठीक है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 300 का अगर 180 की तुलना करें तो ये हमारा हो जाता है 60% के आसपास इसकी कट ऑफ रही थी प्री एग्जाम की। लेकिन इस बार आयोग ने क्या किया है दोस्तों, जो आपका पहला पेपर होगा जीएस का 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन होंगे उसमें, केवल इसी के बेस पे आपकी मेरिट बननी है। जो आपका दूसरा पेपर होगा सी सेट का जो पेपर होगा दोस्तों इस बार, वो केवल और केवल क्या होगा, आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी कि इस पेपर में आपको सी सेट के पेपर में 33% नंबर लाने अनिवार्य होंगे। और जो आपकी कट ऑफ बनेगी या मेंस एग्जाम में जाने के लिए जो छटनी होगी वो पहले पेपर के आधार पे होगी। यानी कि दूसरा पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर का है आपका सी सेट। जिनका मैथ रीजनिंग कमजोर भी है वो लोग भी आराम से क्रैक कर सकते हैं इस बार। पहले तो चुनौती थी क्योंकि कंबाइंड मेरिट बनती थी इन दोनों पेपरों की, फिर कट ऑफ निकलती थी, है ना। इस बार ये फायदा हो गया, आपको केवल 33% लाना है, ये तो आप लाई जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चनों में भी फोकस करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब बात करें 150 क्वेश्चन जो जीएस के आएंगे, किस तरह का पेपर होगा इस बार, करंट अफेयर्स का वेटेज क्या है, सिलेबस क्या है, ये सभी आपको बातें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार देखिए, अगर 150 नंबर के पेपर की मैं बात करता हूँ जीएस के पेपर की, तो लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो कट ऑफ गई थी 180 आउट ऑफ 300, यानी कि 60%। अगर मैं वहीं 150 का 60% निकालता हूँ तो ये लगभग होता है 90। तो 90 नंबर्स अगर आप लाते हैं जनरल कैंडिडेट, आप सेफ हैं। बट ऐसा हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्शन नहीं कर सकता मैं अभी से कि इतनी मेरिट जाएगी या कट ऑफ जाएगी। मेरिट नहीं, इसमें कट ऑफ शब्द यहाँ पे उपयुक्त रहेगा। तो कट ऑफ 90 होगी जनरल की, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है अगर पेपर अगर लोअर पीसीएस की तरह आपका थोड़ा इजी आ गया तो कट ऑफ बढ़ सकती है। अगर पेपर इसका थोड़ा कठिन आ गया तो यहाँ पे कट ऑफ नीचे भी आ सकती है। और इस बार केवल जीएस पेपर से कट ऑफ बननी है तो थोड़ा यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा भी रहेगा।
और बहुत से हमारे ह्यूमैनिटीज़ वाले जो ग्रुप सी के एस्पिरेंट हैं वो भी खाली प्री देने के लिए यहाँ पे पेपर देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं कट ऑफ को बढ़ाने का काम करते हैं। तो बहुत से रीजंस हैं, इनमें बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये 150 नंबर का जो जीएस का पेपर होना है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट पेपर होगा आपका पीसीएस के लिए, क्योंकि प्री एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी एग्जाम की, वो यूपीएससी की मैं बात करूँ, इवन यूपी पीसीएस हो या उत्तराखंड पीसीएस हो, ये वाला जो आप स्टेप क्लियर करते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है आपका मेंस के लिए, है ना। मेंस तो बात की बात है। तो अब ये 150 नंबर का जो आपका पेपर होगा, इसमें आपको सिलेबस तो पता होगा, इसमें 6 यूनिटों में पेपर को बांटा गया। 150 जो क्वेश्चन होंगे वो 6 पोर्शन से पूछे जाएंगे। पहला पोर्शन इसमें है भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और जो हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ था वहां से क्वेश्चन बन के आएंगे। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री के, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक पोर्शन और ऐड हो जाएगा उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति, यानी कि हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड एंड आर्ट एंड कल्चर उत्तराखंड का, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद जो आपकी सेकेंड यूनिट आती है, सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन बनेंगे आपके इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी से, यानी कि भारत और विश्व का भूगोल, यहाँ से आपके क्वेश्चन निकल के आएंगे, ठीक है। लगभग इतने क्वेश्चन इसमें भी रहते हैं, 10 से 12-13 क्वेश्चन। अभी एक वीडियो में ऐसे ही बनाऊंगा जिसमें हम एनालिसिस करेंगे कि 2016 का जो पेपर हुआ था प्री, उसमें कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, किस विषय से, ठीक है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपकी जो थर्ड यूनिट होगी, तीसरी यूनिट में दोस्तों आपका होगा भारत की राज व्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपकी सभी चीज़ें आ जाती है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका इंटरनेशनल जो अफेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत की जो राजनीति है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि संघीय कार्यपालिका है, राज्य कार्यपालिका है, संसद वगैरह से क्वेश्चन, और पंचायती राज भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके बाद जो हमारी चौथी यूनिट आती है दोस्तों, चौथी यूनिट भी महत्वपूर्ण है। चौथी यूनिट में आर्थिक एवं सामाजिक विकास से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारी जो पांचवी यूनिट आएगी, पांचवी यूनिट में हम देखते हैं तो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, यानी कि जनरल साइंस और जो हमारा प्रौद्योगिकी है, यहाँ से टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बाद हमारी जो फाइनल यूनिट आती है, सबसे ज़्यादा वेटेज मैं बोलूँगा इसी यूनिट की रहती है, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो छठी यूनिट है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपका स्टेट करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, सभी जगह से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। इसमें आपके बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि आपके जो भी करंट सिनेरियो में जो हमारे करंट इश्यूज घटित हुए 2020 से 21 के बीच में, ज़्यादातर फोकस उस पर करना है आपने। इसके साथ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आती हैं, इसके साथ साथ हमारी रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में कौन कौन सी नई स्कीम्स या नए जो भी हमारे इक्विपमेंट डेवलप हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके साथ साथ भारत में अगर कोई नई यहाँ पे बिल आया है, कोई कानून बना है, या कोई भी नई घटना हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बनते हैं। और खासकर इसमें स्पोर्ट्स का भी एक पोर्शन है, लाइक अभी टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, पैरालंपिक हुए हैं, इसके साथ साथ बहुत से इवेंट हुए 19, 20, 21 में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इन 6 यूनिट से आपके तैयार होते हैं 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन बनेंगे, और ये 150 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके पीसीएस एग्जाम के लिए, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि आप मेंस में बैठेंगे या नहीं। सीसेट तो क्वालिफाइंग है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें उत्तराखंड पीसीएस 2016 का जनरल स्टडी का पेपर था, किस तरह का ये पेपर था, इसको आज सॉल्व करेंगे। इसमें करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बाकी यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए उनको आप देखिए। इसके बाद दूसरा इसका वीडियो आएगा जिसमें हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे उत्तराखंड पीसीएस 2016 प्रारंभिक परीक्षा का ये पेपर आपके सामने है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी आता है पेपर, आप किसी भी आराम से कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो मैं हिंदी पोर्शन को यहाँ पे अध्ययन करूंगा और इसी के तहत हम आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन है, देख लीजिए आप कितना स्कोर करें। इसी तरह का लगभग क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, ज़्यादा इसमें कठिन कुछ नहीं होगा, बस हाँ करंट अफेयर बदल जाएंगे। और करंट अफेयर्स किस प्रकार के पूछे गए और अन्य क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन है। हालांकि जो जनरल क्वेश्चन होते हैं हमारे सिलेबस से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स से, उसी तरह के क्वेश्चन आयोग पूछता है, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाता लाइक अदर जो पीसीएस होते हैं हमारे अदर स्टेट के, ठीक है। तो सिंपल पेपर था। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इसमें था जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। पहला क्वेश्चन है इस टेस्ट का। तो देखिए जेम्स एंड्रयू रैमजे जो ओरिजिनल नेम था ये लॉर्ड डलहौजी का था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ई इसमें सही उत्तर था। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयू रैमजे, ओके। और लॉर्ड डलहौजी का ही चचेरा भाई कौन था, उत्तराखंड का बेताज बादशाह जिसको हम हेनरी रैमजे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए थोड़ा क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए, आप फ़ॉन्ट छोटे हैं तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है देखने में, तो आप थोड़ा क्लियरिटी को बढ़ाइए, अपने यूट्यूब क्वालिटी को बढ़ाइए, ठीक है। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ना दोस्तों, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था राइट आंसर इसका ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है।
अगला क्वेश्चन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ये गठित हुई थी 1928 में, 1928 इसमें राइट आंसर है, 1928 में। अगला देखिए इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। देखिए काकोरी कांड का नाम भी चेंज हो गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यूकेपीसीएस में। काकोरी कांड को अब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि काकोरी कांड नहीं बोला जाएगा, अब इसको बोला जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, क्या बोला जाएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका ऑफिशियल नेम होगा। ये घटना हुई थी 1925 में। ठीक है, इसमें हमारा जो सरकारी खजाना था वो लूट लिया था। लूट क्या लिया था, हमारा ही खजाना था एक हिसाब से। अब इतिहास में वैसा ही पढ़ाया जा रहा है हमको, तो वो अलग बात है। हमारा ही खजाना था, ब्रिटिशर्स जो हमसे लूट के ले जाते थे उसी को वापस लेने की कोशिश की हमारे कुछ स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने, जिसमें हमारा राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे और अशफाक उल्लाह खान जी थे। सूर्यसेन नहीं थे इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी। सूर्यसेन का संबंध काकोरी कांड से या काकोरी ट्रेन एक्शन से नहीं है। सूर्यसेन का संबंध है चटगांव विद्रोह हुआ था। चटगांव जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है, उस समय हमारे बंगाल का ही हिस्सा था, वहाँ पे एक घटना हुई थी, उससे संबंधित है सूर्यसेन। तो ऑप्शन 20 में सही उत्तर था। अगला देखिए इनमें से उत्तराखंड की प्राचीन जाति नहीं है, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं खासी जो है, खासी ये मेघालय की जनजाति है, ये उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति नहीं है। ठीक है, खासी और जो गारो है ये मेघालय वगैरह में पाई जाते हैं। बाकी यक्ष नाग किन्नर ये उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं, जातीय है, माफ कीजिएगा, प्राचीन। अगला क्वेश्चन था खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा बनता है। तो खुड़बुड़ा के युद्ध में ही पंवार शासन समाप्त हो गया था और युद्ध हुआ था ऑप्शन बी 1804 में। ऑप्शन बी सही उत्तर था इसमें। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी। देखिए हमारा उत्तराखंड जो ऑनलाइन कोर्स है एप्लीकेशन स्टोर पर जिसने लिया है उसको पता है 1946 में सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। वहाँ पे बद्रीदत्त पांडे जी बोलते हैं कि हमारा एक अलग स्टेट बनाओ। ठीक है, तो ये मांग किसने की थी, बद्रीदत्त पांडे ने, ऑप्शन बी। सिंगौली की संधि कब हुई थी। तो सिंगौली की ऑफिशियल संधि देखिए वैसे 1816 है, मार्च 1816 में उसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन 1816 ऑप्शन में है नहीं। तो क्लोज बाय क्लोज जो हमारी सिंगौली संधि हुई थी अनऑफिशियल, वो 1815 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन हुआ। अभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, आपने नोट किया होगा ना। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस जनपद से शुरू हुआ या किस गांव से शुरू हुआ। रैणी गांव से हुआ था, चमोली जनपद में है। ठीक है, चमोली उत्तरकाशी में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को। चमोली के रैणी गांव में गौरा देवी का विवाह हुआ था, जबकि वो उत्तरकाशी से थी मूल रूप से, बट वो चमोली में विवाहित हुई थी। तो गौरा देवी ने यहाँ पे क्या किया था, चिपको आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए परमार वंश का संस्थापक कौन था। देखिए उत्तराखंड के क्वेश्चनों का भी वेटेज है। ठीक है, अब 2016 में जो पेपर हुआ था आज 21 है, यहाँ पे भी थोड़ा अपडेट करेगा उत्तराखंड के क्वेश्चनों को आयोग, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे परीक्षाओं में से कवर हो सकते हैं, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि उत्तराखंड इतिहास की जो अजय सिंह रावत जी की बुक है उसको एक बार पढ़ लें आप लोग। परमार वंश का संस्थापक अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी कनकपाल। ठीक है, इनमें से कौन सा एक प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। तो वलित पर्वत नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों जो एंडीज पर्वत है ये एक वलित पर्वत नहीं है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एंडीज है ना ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, नवीनतम है, प्राचीन नहीं है। इनमें से कौन एक मूल स्थल रूप है। तो यहाँ पे एक मूल स्थल रूप कौन सा है, यानी कि स्थल के द्वारा क्रिएटेड आकृति कौन सी हो जाएगी इसमें। तो ज्वालामुखी शंकु जो है ना ये हमारा मूल स्थल रूप होता है, यानी कि किसी अन्य माध्यम से नहीं बनता है। ज्वालामुखी फटता है और ऑटोमेटिक बन जाता है ज्वालामुखी कोन, क्रेटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्रेटर। तो ये सही आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन है। सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा तट में अपरदन होता है, मिट्टी कटने की घटना होती है, वो लहरों से होती है, क्योंकि लहरें कंटिन्यू चलते रहती हैं, उसी से मिट्टी ज़्यादा कटती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है हमारी कौन सी, क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे नीचे की पूछा जा रहा है इसमें। देखिए ऐसे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। क्षोभ मंडल जो सबसे पहली परत है, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पहली परत क्षोभ मंडल आएगी ना, लेकिन वो ऊपर से पूछ रहा है, ऊपर से सबसे निचली परत क्षोभ मंडल ही होगी। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी होती है। यहाँ पे व्यास नहीं पूछा जा रहा, परिधि, यानी कि पूरी परिधि पूछी जा रही है पृथ्वी की। ठीक है, पैरामीटर। तो परिधि टोटल हो जाती है पृथ्वी की, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, लगभग 40,000 किलोमीटर है वो पृथ्वी की परिधि, ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। उत्तराखंड पीसीएस आपने देखा होगा, लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था प्रारंभिक अभी, उसमें बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए थे। आप कोई भी पेपर देख लो, लगभग 10 से 15% क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर सेक्शन के, वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, और इसके अलावा जो भी स्टैटिक पोर्शन हो। तो आपको हमेशा पेपर देखना चाहिए पुराने, इसलिए मैं बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन बोलता है इन महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है।
तो इनमें प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं होगी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए कनारी की धारा। कनारी की जो धारा है दोस्तों हमारी उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है। ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक, ना कि प्रशांत महासागर। साप्टा, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट साप्टा। ठीक है, साप्टा जो है दोस्तों इसका गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। तो ये हमारा हुआ था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, 1993 में साप्टा की स्थापना हुई थी। इनमें से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो यहाँ पे टाइम की एक नेचुरल यूनिट नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से अगर हम देखते हैं तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मानक समय जो होता है ये हमने क्रिएट किया है, हमारे द्वारा बनाया गया ना मानक समय। स्टैंडर्ड टाइम जोन जो है वो हमने बनाया है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्ष, चंद्रमास, दिवस, ये सभी क्या होता है? प्राकृतिक इकाई है। नहीं है वाला बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब भी नहीं है आता है उसको आप अंडरलाइन कर लो ना एग्जाम में, नहीं तो गलती हो जाती है। बादल किसके परिणाम है? बादल एक्चुअल में क्या होता है? बादल दोस्तों हमारा एक हिसाब से जलवाष्प टाइप के होता है, जो कि संघनन से बनते हैं। ठीक है, संघनन की क्रिया होती है इसमें, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? एक तरफ ताल दिए गए हैं, एक तरफ उनका प्लेस दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, देवरिया ताल। देवरिया ताल की बात करूँ दोस्तों, देवरिया ताल कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी सही है डोडी ताल, बेनी ताल और वासुकी ताल। अगला देखिए, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर की मैं बात करूँ तो इसकी लोकेशन है कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, टिहरी गढ़वाल में खतलिंग ग्लेशियर। अगला देखिए, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? तो आपने नदी का अपवाह तंत्र पढ़ाई है। इसमें हम देखते हैं जो पूर्वी धौली गंगा है पिथौरागढ़ जनपद में प्रवाहित होती है धारचूला के ऊपरी क्षेत्र में, और ये सहायक नदी है किसकी? काली नदी की, ऑप्शन बी। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? उस समय का करंट था ये देखिए, और 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना शुरू की गई थी उत्तराखंड की किसमें? हमारी राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, क्योंकि कार्बेट में तो 1973 से ही चल रही थी हमारी, और राजाजी में रिसेंटली की गई 2016 में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। कलियासोंग नामक भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कलियासोंग जो गढ़वाल के लोग अच्छे से जानते होंगे, कलियासोंग हमारा पड़ता है कहाँ पे? कोटद्वार और दुगड्डा के बीच में। कोटद्वार और दुगड्डा के बीच में कलियासोंग। अगला देखिए, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो वन्यजीव विहार जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाने हैं आपने। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें ध्यान से देखते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से पश्चिम से पूर्व की तरफ में केदारनाथ पहला तो आएगा ही। ठीक है, केदारनाथ सबसे पहले आएगा। केदारनाथ के बाद हमारा आएगा चमोली का ही नंदा देवी। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा अल्मोड़ा का बिनसर वाला। ठीक है, और बिनसर के बाद आएगा अस्कोट। ठीक है, पश्चिम से पूर्व बोल रहा है ना ये। चमोली से हम किसकी तरफ जा रहे हैं? चमोली से हम अल्मोड़ा होते हुए पिथौरागढ़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पिथौरागढ़ पूर्व में स्थित है और चमोली पिथौरागढ़ के पश्चिम में स्थित है। तो पश्चिम से पूर्व अगर हम जाएंगे तो यही लोकेशन बनेगी, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट की। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसमें। एक तरफ आपको दोआब क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ नदियां दी गई हैं। किनके बीच में ये दोआब क्षेत्र हैं? दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है ना, उसको दोआब कहते हैं। या विशाल मैदान होता है नदियों के बीच का जिसमें बहुत अच्छी खेती होती है, इसको दोआब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोआब दिए गए और संबंधित नदियों के बीच में बताना है आपने, इसको सुमेलित करना था। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जो बिष्ट दोआब है। बिष्ट दोआब की लोकेशन है हमारी ब्यास और सतलज के मध्य। इसके बाद हम बात करते हैं बारी दोआब। तो बारी दोआब है रावी और ब्यास के मध्य। रचना दोआब की अगर हम बात करें तो रचना दोआब हमारा है रावी और चिनाब के मध्य। और जबकि चास दोआब की बात हम करते हैं तो चास दोआब जो है वो हमारा चिनाब और झेलम के मध्य है। यानी कि हमारा जो सीक्वेंस बन गया वो बन गया 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 किस में है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है इसमें। अगला क्वेश्चन था, देखिए इनमें से कौन सा जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो जैव सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला जो एक सेंसिटिव प्लेस माना जाता है दिए गए विकल्पों में, वो हमारा है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हॉट स्पॉट भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है दोस्तों। ऐसे प्लेसेस को हॉट स्पॉट भी कहा जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तरी पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो बताइए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को आपने पढ़ा है भूगोल में, तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए कोपेन के हिसाब से यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। यानी कि उत्तरी बंगाल सहित जो उत्तरी पूर्वी भारत का जलवायु विशेषण किया है कोपेन ने, वर्गीकरण किया है जलवायु का,
इसमें इस प्लेस को उत्तरी बंगाल से उत्तर पूर्वी भारत का जो प्लेस है इसको बोला गया कि शुष्क सर्दी सहित ये आर्द्र उपोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है इसमें, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। एक तरफ हमारी पहाड़ी दिए गए, दूसरी तरफ उनसे उद्गमित होने वाली नदियां दी गई हैं, ओरिजिन दिए गए हैं। ठीक है, तो सुमेलित करिए। चलिए, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा, देखिए जो कावेरी है। सबसे पहले देखिए नदियों को देखिए, आपने इस तरफ नहीं देखना है। ठीक है, नदियों को देखना आपने। कावेरी नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, ये पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी से होता है, यानी कि कावेरी कहाँ से हो गई, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद देखिए झेलम नदी की हम बात करते हैं। ठीक है, झेलम नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो झेलम का उद्गम होता है बेरीनाग स्रोत से, तो बेरीनाग झरना जो है सही है। कृष्णा नदी की बात करते हैं तो इसका स्रोत है पश्चिमी घाट का महाबलेश्वर पर्वत। ठीक है, और वहीं स्वर्ण रेखा नदी की बात करते हैं तो ये छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। तो भाई ये सिंपल हो गया, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 हमारे किस में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है इसमें। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नहीं, कभी कभी दक्षिण की गंगा भी पूछा जाता है, कावेरी भी मिलता है, गोदावरी भी मिलता है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। अगर ऑप्शन में दोनों ही हैं, गोदावरी और कावेरी, तो आप पिक करेंगे गोदावरी को। ठीक है, दक्षिण की गंगा को, गोदावरी। और अगर आपको गोदावरी नहीं दिखता ऑप्शन में और कावेरी है तो वहाँ पे कावेरी करेंगे, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, सिंचाई का सर्वाधिक विस्तार प्रतिशत में किस राज्य में पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है इसमें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन है पंजाब था इसका उत्तर। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है वो कौन सी है, उस समय के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा गया था। एंड जो हमारी उपग्रह श्रृंखला है जो कि हमारे दूरसंचार यानी कि कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, वो हमारी है इनसेट। आपने सुना भी होगा ना, इनसेट 1B, इनसेट 2B, ऐसे सुना होगा आपने उपग्रह का नाम, वो इनसेट सीरीज से शुरू होती है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो आप सभी को पता होगा दक्षिण गंगोत्री जो है दोस्तों, ये हमारा अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। ये दक्षिण गंगोत्री जो है ना, अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र भी है, इसकी ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, 1984 में। अब वर्तमान समय में लेकिन अस्तित्व नहीं है इसका, बंद हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, देखिए ये समुद्र तट वाला क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट, कंफ्यूज करते हैं आपको, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। अब तमिलनाडु की मैं बात करता हूँ तो तमिलनाडु किस तरफ आएगा, ध्यान दीजिए। अगर तमिलनाडु की मैं बात करता हूँ तो तमिलनाडु आपको किस तरफ देखने को मिलता है, तो तमिलनाडु हमको इस तरफ देखने को मिलता है, यानी कि पूर्वी तट पर। ठीक है, और तमिलनाडु का जो पूर्वी तट वाला हिस्सा है इसको हम जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। क्या नाम से जानते हैं हम इसको, कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, तो कोंकण तट क्या है, कोरोमंडल तट क्या है, और इसके अलावा जो हमारा आगे केनरा तट आता है। ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है, तो भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करने वाले राज्य समूह हैं, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो मुख्यमंत्री को नियुक्ति वाला जो अनुच्छेद है ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए वेरी पॉलिटी में जितने भी अनुच्छेद है ना, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, राज्यसभा, लोकसभा और जो संसद है किस अनुच्छेद में है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, कैग। ठीक है, इसके अलावा चुनाव आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है आपने इस एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 164 यहाँ पे मुख्यमंत्री को नियुक्ति से संबंधित है। उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो लोकसभा में हमारी 5 सीटें हैं। ठीक है, 5 सीटें, जिसमें 1 सीट हमारी रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, अल्मोड़ा वाली सीट। नेक्स्ट है देखिए उत्तराखंड की विधानसभा। उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने हैं, तो यानी कि मनोनीत कितने होते हैं, एक ही तो होता है, एंग्लो इंडियन। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया, बट एक ही इसका आंसर है, एंग्लो इंडियन। हालांकि अब एंग्लो इंडियन का अस्तित्व भी समाप्ति की तरफ है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है, बात हो रही है लबसना की, तो लबसना, ठीक है, ये हमारी स्थित है कहाँ पे, मसूरी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मसूरी में स्थित है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे आईएएस की ट्रेनिंग होती है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ए पी नवानी। इनमें से कौन उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, तो पहली महिला राज्यपाल थी हमारी मार्गरेट अल्वा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है, मार्गरेट अल्वा। जबकि दूसरी हमारी महिला राज्यपाल बनी थी बेबी रानी मौर्य, जिन्होंने हाल में ही इस्तीफा दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, जीएस मैंने बोला उतना कठिन नहीं है, अगर आप एक नियमित तैयारी में हैं तो कठिन नहीं है, आप पेपर क्रैक कर लेंगे कट ऑफ को। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्न में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है,
तो विविधताओं में एकता, ठीक है, यानी कि बहुत सी विविधताएं हैं भारत में, उनके लिए एकता को प्रोन्नत यानी कि प्रोत्साहित करने के लिए कौन से संस्थान आवश्यक माने गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझदारी वाला क्वेश्चन है। तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, ये सभी हमारी विविधताओं में एकताओं को प्रोन्नत करने की संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन राज्य पुनर्गठन वाला जो हमारा विधेयक आया 2019 का, उसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया 2 भागों में, ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर और हमारा लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई हैं अब। तो ये क्वेश्चन अब ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो ओबीसी के आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में, ठीक है, 16(4) और 15(4) में, ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण को यहाँ पे संबंधित या संबोधित करने वाला जो अनुच्छेद है, इसका नाम है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। आर्टिकल 21 बोलता है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। देखिए अभी हाल में यूके SSC के एग्जाम में भी पूछा गया था वीडियो के। तो अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन की बात करता है वो अनुच्छेद 338 क या ए करता है, ठीक है, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः किससे है, ठीक है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके प्रजातंत्रीकरण की मांग ये हमारी मुख्यतः रिलेट करते किससे, ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद से, सिक्योरिटी काउंसिल। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो सार्क, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप सभी को पता है। तो सबसे पहले सार्क सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ था 1986 में, 1986 में। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको पता है विश्व पर्यावरण सम्मेलन सबसे पहले आयोजित हुआ था कहाँ पे, ऑप्शन सी, क्योटो में, ठीक है, क्योटो में, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है। तो भारत का जो भी हमारा परमाणु सिद्धांत है, एटॉमिक जो हमारे प्रिंसिपल हैं हम बोल सकते हैं, इसमें क्या क्या सम्मिलित है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए पहल न करना, परमाणु में जो परमाणु हथियार या परमाणु संबंधित बातें, इनकी पहल न करना भी भारत के परमाणु सिद्धांत में है। एक तरफा प्रतिबंध भी है इनमें, ठीक है, और न्यूनतम विश्वसनीय निवारण भी है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट आंसर था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था। जो ब्रिक शब्द था ना 2001 में गढ़ा था इसको, ठीक है, और इसको गढ़ने वाले जो व्यक्ति थे, राइट आंसर इसका ऑप्शन है जिम ओ'नील, ठीक है। तो जिम ओ'नील जो है आर्थिक विश्लेषक थे, ध्यान रखेंगे। 2001 में इन्होंने ब्रिक शब्द गढ़ा था, क्योंकि पहले इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, बाद में साउथ अफ्रीका आता है तो ब्रिक्स हो जाता है, तो पहले ब्रिक था ये केवल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया। तो भारत में जो उदारीकरण हुआ था ये सबसे पहले जब हुआ था दोस्तों, राइट आंसर इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये शुरू हुआ था, ऑप्शन बी, PV नरसिम्हा राव, जब हमारे PM थे, देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय ये हमारे भारत में क्या हुआ, उदारीकरण नीति या बोल सकते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जो शुरू हुआ था ना, जो कार्यक्रम हुए थे इससे रिलेटेड, वो इसी टाइम पे हुए थे। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, PV नरसिम्हा राव। 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई। देखिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, उस समय का करंट अफेयर है, ज़्यादा कम इंपोर्टेंट नहीं है। TMC को उस समय हमारा राष्ट्रीय दल की मान्यता मिली थी, तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल में अभी, इसी की जो पीठासीन हमारी मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी, इसी पार्टी से रिलेट करती हो। निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारतीय की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया। तो जो हमारी पहली दलीय व्यवस्था बनी थी ना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इस व्यक्ति ने बोला कि हमारी जो दलीय व्यवस्था है वो एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था है, ऐसा बोला गया। और ये बोलने वाला व्यक्ति थे कौन, इसका जो राइट आंसर है रजनी कोठारी, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करता है। तो कोई भी राजनीतिक दल है उसको मान्यता देने का जो काम है वो है निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। तो न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश करने वाली जो समिति थी वो थी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में, 1977 में। भाई ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आगामी पेपर में भी, देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं बनेंगे। अगर आप बेसिक क्लियर कर रहे हैं GS का पोर्शन
तो आपका काम हो जाना। अगर लूसेंट भी आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, लूसेंट सामान्य अध्ययन, तो आपका काम प्री में हो जाएगा। बस करंट अफेयर आपने ध्यान से पढ़ने। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किस में उल्लेख है? तो पंचायती राज व्यवस्था हमारा राज्य सूची का विषय होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अभी यूके ट्रिपल एससी वीडियो के एग्जाम में भी ये पूछा गया था। ओके, देखिए जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, उसमें राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 विषय थे मूल में, ये भी याद रखेंगे। वर्तमान में कितने, चलिए कमेंट कीजिए। निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है लोकल गवर्नेंस। जैसे हमारे पंचायती राज है, ये स्थानीय स्वशासन का ही उदाहरण है। तो इनमें से बताइए कौन सा इनमें से कार्य इससे रिलेट नहीं करता? तो भाई जन स्वास्थ्य करता है, स्वच्छता का प्रबंध करता है, जन उपयोगी सेवाएं करते हैं, लोक व्यवस्था का अनुसरण, ये ऑप्शन डी इसमें नहीं होगा, ठीक है। लोक व्यवस्था का जो अनुसरण है दोस्तों, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण देता है? तो देखिए पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है अच्छे से पढ़िए। अनुच्छेद 243D या 243 घ ये बोलता है कि हमारे पंचायती राज में कुछ सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो भी रिजर्वेशन कोटा तय किया गया उसके आधार पर रिजर्व रहेंगे। तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? अनुच्छेद 243D या 243 घ। सेवा का अधिकार कहाँ से शुरू हुआ था? तो राइट टू सर्विस की जो अवधारणा शुरू हुई थी ये ब्रिटेन में शुरू हुई थी, ठीक है। राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य में 2016-17 के बजट में निम्न में से किस मद में सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई? भाई ये बजट देख लेना आप, उत्तराखंड का ये पेपर देने से पहले एक बार 2021 का बजट देखना और उसमें देखना कि सबसे ज़्यादा जो राशि है किस क्षेत्र में आवंटित की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और उत्तराखंड में हमेशा देखने को मिलता है दोस्तों, स्कूली शिक्षा पे ही गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा धनराशि आवंटित करती है, क्योंकि स्कूली शिक्षा में जो सैलरी वगैरह है और स्कूली शिक्षा की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनके लिए बजट सबसे ज़्यादा हो जाता है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट का कि जो बहुत बड़ा भाग है बजट का, वो हमारा केवल और केवल वेतन, पेंशन और भत्तों में ही चले जाता है, ठीक है। तो स्कूली शिक्षा राइट आंसर है। और 2021 का बजट आप एक बार देख लेना। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो ये टिहरी परियोजना है, ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तराखंड में हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो हरेला पर्व होता है पौधारोपण से। वैसे कि एक त्यौहार है हरेला पर्व जिसमें पौधारोपण किया जाता है। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का सर्वाधिक व्यस्त एयरपोर्ट है? तो ये हमारा जौलीग्रांट, नो डाउट केवल जौलीग्रांट है जो इंटर स्टेट हमारा बोल सकते हैं कि एक एयरपोर्ट है, ठीक ठाक। वैसे तो ये एयर पट्टी बोले, हवाई पट्टी बोलेंगे इसको, इतना बड़ा पोर्ट नहीं है ये। फिर भी यहाँ से फ़्लाइट्स चलती है आपकी दिल्ली के लिए, बंगलौर के लिए, मुंबई के लिए, जम्मू के लिए, आपको मिल जाएंगी यहाँ से फ़्लाइटें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा व्यस्त हमारा एयरपोर्ट जो है जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, देहरादून में है। 2015 में उत्तराखंड के किन स्थानों में एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक आए? देखिए उस समय के हिसाब से पूछा है, एक साल पहले का, 2016 में पेपर हुआ, 15 का पूछा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो था बद्रीनाथ, ऑप्शन डी, ठीक है। 2015 में बद्रीनाथ में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आए थे उस समय। अब यहीं पे बात करते हैं 2020 और 21 की, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। 2020 में जो सर्वाधिक टूरिस्ट आए ना वो बद्रीनाथ में ही आए उत्तराखंड में। कहाँ पे आए? बद्रीनाथ में, ठीक है, बद्रीनाथ में सर्वाधिक आए। और वहीं 2021 की मैं बात करता हूँ तो सर्वाधिक जो श्रद्धालु आए वो केदारनाथ में आए। दोनों पॉइंटों को नोट कर लो भाई। ये न्यूज़पेपर का आपका डेटा जो सोर्स है न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में 2020 में देखा गया कि हालांकि कोविड का इम्पैक्ट था लेकिन लास्ट टाइम पे थोड़ा यात्रा खोली गई थी। सर्वाधिक हमारे जो श्रद्धालु आए थे, पिलग्रिम्स आए थे, वो बद्रीनाथ में आए थे। और 2021 में सर्वाधिक पिलग्रिम्स ने विजिट किया था केदारनाथ में, ठीक है। ये आप दोनों पॉइंट नोट कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो दिए गए विकल्प में सबसे कम जनसंख्या वाला जो जनपद है रुद्रप्रयाग है। इनमें से कौन सा एक देश भारत के साथ विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? ये क्वेश्चन और बनेगा आने वाले एग्जाम में, गारंटीड है, देख लेना इस क्वेश्चन को। इसका जो राइट आंसर है वर्तमान में भी चाइना ही है। चाइना जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना इसको। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये भी क्वेश्चन आएगा देखना आने वाले एग्जाम में। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, 1999-2000 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो हमारा राज्य है वो हरियाणा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो सेंसस, इंडिया की सेंसस और उत्तराखंड की सेंसस अच्छे से पढ़ के जाना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है ना उसमें बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो इन समस्याओं में एक कारक कौन सा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। एंड इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा गैर मौद्रीकृत उपभोग। यानी कि गैर मौद्रीकृत उपभोग हमारा जो है, यानी कि कुछ ऐसा उपभोग जो हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के उपभोग को काउंट करना बहुत मुश्किल होता है,
तो ये ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? तो कृषि के लिए जो बैंक है सबसे फेमस भारत में, वो नाबार्ड है भाई। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, नाबार्ड। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन बना और आने वाले एग्जाम में भी बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? चलिए कमेंट कीजिए। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाली मात्रा का प्रतिशत है। तो 14वां वित्त आयोग बोला था कि उसमें राज्यों को 42% दिया जाएगा टैक्स का टोटल। ठीक है, ये अभी 15वां वित्त आयोग जो है, इसमें भी आप अनुशंसा देख लेना इसकी। 15वें वित्त आयोग की एक बार जो भी महत्वपूर्ण की पॉइंट है यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, देख लेना। उसमें भी शायद 41% के आसपास रखा गया है। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी को आकर्षित करता है? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में निवेशित होती है भारत में? एफडीआई का मतलब होता है बाहरी देशों से जो हमारे देश में निवेश हो रहा है। ठीक है, तो ये निवेश सबसे ज़्यादा होता है भारत में कौन से क्षेत्र में? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, सर्विस सेक्टर। ठीक है, सेवा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र जो होता है। अब कभी क्वेश्चन ऐसे भी तो बन सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई का निवेश होता है भारत में। निम्न में से वर्तमान में भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो उस समय का करंट अफेयर था दोस्तों ये। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों 74 का जो है, उस समय जो गवर्नर थे वो थे हमारे कौन? उर्जित पटेल। ठीक है, उर्जित पटेल। लेकिन अभी वर्तमान समय की आपको बात करें दोस्तों, वर्तमान समय में जो भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं, इनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, क्या है इनका नाम? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये आप याद रखना, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। थोड़ा इसके साथ साथ जो अन्य पॉइंट होते हैं ना, उनको भी आप याद करके जाइएगा, जैसे कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है वर्तमान में 2021 में, ऐसे जो हमारे कैग हैं वो कौन है। ठीक है, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, ऐसे जो हमारे देश के महान्यायवादी हैं वो कौन है, याद करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी हाल में रिटायरमेंट हो गया हमारे न्यायाधीश का और कार्यकारी न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि पेपर बन चुका होगा अभी तक इसका, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास सूचकांक किसका संयुक्त सूचकांक है? जो हमारा HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय, ये 3 चीज़ें शामिल की जाती है HDI में। HDI इंडेक्स दोस्तों ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। इसी से कंट्री का पता चलता है कि कंट्री हमारा डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, और HDI की जो अवधारणा शुरू की थी वो किसने की थी? महबूब उल हक ने, अर्थशास्त्री थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये कमेंट कर दीजिए कि वर्तमान में जो भारत की HDI रैंक है 2021 में कितनी है? ये 2020 में तो 131 थी। ठीक है, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए कमेंट कीजिए। भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? तो भारत में जो सीमांत जोत है ना, इसका आकार बहुत छोटा है दोस्तों। हालांकि भारत में बहुत बड़े एरिया में कृषि की जाती है, बट सीमांत जोत जो है इसका एरिया कम होता है, 1 हेक्टेयर से कम है। ऑप्शन डी। ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? देखिए मैंने अभी आपसे बात की, ब्रिक की स्थापना हुई थी पहले, जिम ओ न्यूल ने गढ़ा था इस शब्द को, ब्रिक। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। और 2000 यहाँ पे बात करते हैं 2010। तो 2010 में दोस्तों यहाँ पे शामिल हुआ इसमें कौन सा देश? 5वां देश, जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। यानी कि 2010 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? तो ये 2010 में हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में 2014 में क्या स्थान था? भाई इस क्वेश्चन को स्किप करो, ये आप देख लेना। वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में 2019, 20 या 21 में स्थान देख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओपेक सभी लोग जानते हैं, ओपेक। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक जो है दोस्तों, ओपेक का निम्न में से किस पर विशेष बल होता है? तो ओपेक जो है ये आप सभी को पता है दोस्तों, ये पेट्रोलियम उत्पादक 12 देशों का संगठन है और इसमें जो कंट्रोल रहता है इसका पेट्रोलियम का उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, यानी कि दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए कमेंट करेंगे आप मेरे को, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वैश्वीकरण में क्या शामिल नहीं है? देखिए क्वेश्चन बना नहीं, जिसने पीसीएस का पेपर देखा था 2016 का, उसका वीडियो में 1 नंबर आ गया होगा। वीडियो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बना था आपका, इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र होता है,
तो ये हमारा इसमें नहीं होगा, बाकी सभी हमारे सम्मिलित है इसमें। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए विश्व बैंक की बात करें दोस्तों, हमारा विश्व बैंक की जो सदस्य देश हैं वो है 189, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर था। ठीक है, तो कितने हैं? 189 है। और एक चीज़ और, हाँ क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? तो विश्व बैंक का एक अन्य नाम और है, आप सभी को पता होगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं वित्त बैंक भी इसको कहा जाता है, बोला जाता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1944 में हुई थी। अब वर्ल्ड बैंक के बहुत से काम होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक की मैं बात करूं दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विकासशील देशों को लोन देता है ताकि जो गरीबी है उसको कम किया जा सके। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है। तो बहुत से काम है इसके, जैसे कि सदस्य राष्ट्र जो है उनके निर्माण और आर्थिक विकास में सहायता देना, विदेशी पूंजी के निवेश को बहुत ज़्यादा सुगम बनाना, इसके साथ साथ जो दीर्घकालिक इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना। तो इस तरह के कुछ काम है, जैसे युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में बदलना भी इसका काम है। लाइक जैसे अभी तालिबान का मैटर हो रहा है, तो वहाँ पे जब ज़रूरत पड़ेगी उनको तो कोशिश की जाएगी वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि युद्धकालीन जो अर्थव्यवस्था है उसको शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में बदला जाए, ताकि जो राष्ट्र है वो भी डेवलप करें और साथ ही जो वहाँ की जनता है उसके भी जो भी प्रगति कार्य हों वो भी उनमें भी अवरोध ना हो। तो ये काम करता है हमारा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमेशा पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें कौन हमारा वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ग्लोबल कॉम्पिटिशन इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिशन इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? वेरी अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये करता है। अगला देखिए, सार्क सदस्यों को प्रशिक्षण देने हेतु भारत में अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो भारत में जो अनाज भंडारण प्रबंध और अनुसंधान संस्थान है ये हापुड़ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ना, फेमा। फेमा, ठीक है, फेमा बहुत बार सुनते हैं आप, ऐसे ऐसे विदेश से धन आ रहा था, फेमा की यहाँ पे रेट पड़ गई या कुछ इस तरह की बातें आप सुनती होंगे, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दोस्तों ये भारत की संसद में 2002 का वैसे एक्ट है और 2002 में पारित किया गया था। और जब इसका प्रभावी कब से हुआ, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, कब से प्रभावी हुआ? तो 2005 से प्रभावी हुआ। वैसे एक्ट ये 2002 का है। ठीक है, कभी एक्ट पूछा जाएगा तो 2002 याद रखना। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? तो ट्रिम्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिम्स का जो फुल फॉर्म है, तो ट्रिम्स का पूरा नाम होता है ऑप्शन बी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। जीन क्या होता है? देखिए, आप साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ अभी लोअर पीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें करंट के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट पूछे गए थे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट पूछे गए थे कंपेयर टू जीएस का जो अदर पोर्सन था, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। ऐसा इसमें भी हो सकता है, अपर पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में आपके साइंस के क्वेश्चन थोड़े टफ पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा आप, एक साइंस की बुक आती है लूसेंट की, अलग से परीक्षा वाली की भी आती है, आप लोग उनको देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, या आप यूट्यूब से भी बहुत से लेक्चर है साइंस के, कंबाइंड लेक्चर आप देख सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी। तो जीन जो होता है आपका, राइट आंसर इसका ऑप्शन है, डीएनए का एक पार्ट होता है, ये ऑप्शन है। थैलीसीमिया एक जो हमारा जेनेटिक डिजीज होती है, और थैलीसीमिया से क्या प्रभावित होता है? तो थैलीसीमिया से प्रभावित होता है हमारा ब्लड, ऑप्शन है। निम्न में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और कब किया था? तो सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था हमारा ऑप्शन बी, नोरियो तानीगुची। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इन्होंने 1974 में इस शब्द को यूज किया था। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र पूछा गया है, तो ये हमारा स्थापित है, स्थित है दोस्तों श्यामपुर, ऋषिकेश के निकट है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, ऋषिकेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऋषिकेश इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार आंसर की भी आप देख लेना, आई थिंक इसमें देहरादून भी आंसर दिया था, लेकिन उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड जो है आपका प्रशिक्षण केंद्र वो ऋषिकेश में है। तो ऋषिकेश देहरादून दोनों ऑप्शन में दिए हैं, तो बेसिक ऑप्शन के साथ ही जाएंगे ना हम, क्योंकि वहीं पे स्थित है और वहीं पे आपकी ट्रेनिंग होती है। जो आपने पशुधन प्रसार अधिकारी वाला फॉर्म भरा था, यहीं पे तो ट्रेनिंग होती है इसकी। इनमें से कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो ग्रीन हाउस गैसों को याद करने का एक बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको सिर्फ याद रखना है, मीना नाम की लड़की थी, बहुत अच्छा डांस करती थी, तो मीना का जलवा, मीना का जलवा ओ,
बस ये याद रखना आपको, ग्रीन हाउस कैसे याद हो जाएंगी। मी से हो गए मीथेन, ना से हो गए नाइट्रस ऑक्साइड, का से हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से हो गए जलवाष्प, ओ से हो गए ओजोन। तो ये हमारी है ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी हैं। तो देख लो इनमें से कौन सी युग्म में गैसें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। इसमें ओजोन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मीना का जलवा ओ याद रखना। अगला देखिए, निकल कैडमियम जो बैटरी होती है इसमें किसका प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन हमारा इंटर जो हम साइंस पढ़ते थे वहाँ से बना है। उपयोग तो सभी में इसका यूज होता है निकल कैडमियम बैटरी का, कैलकुलेटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ट्रांजिस्टर, इसके अलावा जो भी अन्य हम उपकरण यूज करते हैं उनमें इनबिल्ट होती है ना ये। इनमें से कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, ठीक है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो विखंडन से संबंधित नहीं है, कौन सा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ये, ऑप्शन बी, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है। तो तारों में ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाएगी इससे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, ये नाभिकीय संलयन से होती है, ना कि विखंडन से। सेलुलोज और स्टार्च दोनों में होते हैं, तो सेलुलोज और स्टार्च में प्लस माइनस ग्लूकोज दोनों होंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव्स पूछा गया इसमें, तो मैकेनिकल वेव्स हो जाएंगे इसमें ऑप्शन डी। ध्वनि तरंगें जो होती हैं दोस्तों ये यांत्रिक तरंगें होती हैं, ठीक है। हाँ, ध्वनि तरंगें राइट आंसर इसमें, ये यांत्रिक तरंगें हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है या घटती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो वेस्कोसिटी होती है वो हमारी बढ़ेगी या घटेगी अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपने पढ़ा होगा, हमने अभी भी पढ़ा है, ये ताप बढ़ाने पर हमेशा क्या होता है, श्यानता घट जाती है, ठीक है। तो तभी आपने ध्यान दिया होगा ना, श्यानता घट जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो वेस्कोसिटी घट जाएगी। जैसे कि शहद है, शहद की श्यानता ज़्यादा होती है, अगर इसको गर्म करें तो शहद पतला हो जाता है, घट जाती है ना श्यानता। ऐसे जो गर्म सूप है, गर्म सूप हमें ज़्यादा स्वादिष्ट क्यों लगता है, हमने इंटर में पढ़ा था, इसी वजह से हमें गर्म सूप ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म करने पे सूप की जो वेस्कोसिटी होती है वो घट जाती है, जिससे क्या होता है, सूप जीभ के ज़्यादा भाग पे फैलता है और हमें टेस्टी लगता है। ऐसे गर्म खाना या कोई भी चीज़ आप देख लो, तो वेस्कोसिटी हमेशा ताप बढ़ने के साथ घटेगी। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल होता है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपने पढ़ा है नैनोमीटर, वो होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, 10⁹ मीटर, ठीक है। अगला देखिए, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है ना, इसका एक परिभ्रमण काल होता है हमारा पृथ्वी के बराबर ही। जैसे पृथ्वी का 1 दिन का होता है ना परिभ्रमण काल, वैसे इसका भी हमारा 24 घंटे का ही होता है, ऑप्शन बी। टेफ्लॉन का जो नॉर्मल नेम है वो क्या होता है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किसका नाम है वैसे देखा जाए तो, इसकी जो बेसिक जो संरचना है वो क्या है टेफ्लॉन की। तो टेफ्लॉन का नाम है दोस्तों पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन ऑप्शन है। इनमें से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है, तो इनमें तांबे की जो मिश्र धातु हो जाएंगी वो हो जाएंगी ऑप्शन सी, पीतल और कांसा, ठीक है। पीतल और कांसा। ब्रास और मतलब क्या हो गया आपका, ब्रॉन्ज। अगला देखिए, एक अर्धचालक में विद्युत का चालन होता है। जो भी हमारे अर्धचालक होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हमारे अर्धचालक होते हैं। इनमें जो विद्युत चालन होता है किसके द्वारा होता है, तो ये हमेशा होगा दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है, ठीक है। अर्धचालक में होल्स ज़्यादा होता है इसलिए तभी उसको अर्धचालक बोला जाता है ना। तो ये ऑप्शन सी सही आंसर है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा होता है, तो रेड डाटा बुक क्या होता है आपको पता ही है दोस्तों। रेड डाटा बुक दोस्तों हमारा संकटग्रस्त जो जातियाँ हैं उनके संदर्भ में जारी होती है, और ये हमारी प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि IUCN, ठीक है, ऑप्शन बी। उत्तराखंड में बांज बुरास का जो पौधा है किस वन की विशेषता है, मैंने पढ़ा है आपको, ये है दोस्तों हमारा समशीतोष्ण वनों की विशेषता, ठीक है, समशीतोष्ण, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किस द्वारा किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत लोगों के तो सर से ऊपर चले गया होगा ये क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय उद्यानों में दोस्तों जो आनुवंशिक विविधता का रखरखाव है दोस्तों वो इन सीटू संरक्षण द्वारा किया जाता है। इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझिए, ठीक है। इन सीटू का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपको पता है ना अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार किसके संरक्षण के लिए फेमस है, कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग देखा जाए तो हमारा इन सीटू प्रजाति में आता है।
ऐसी प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पहले से ही मौजूद हैं वो कहलाते हैं इन सीटू हमारा कंजर्वेशन, जिसके लिए कंजर्वेशन वहाँ पे नेचुरल है। और एक्स सीटू का मतलब होता है जैसे कि अस्कोट वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया वहाँ पर किसी और प्रजाति को भी प्रतिस्थापित कर दिया, दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू मेथड। ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे। अब जो भी राष्ट्रीय उद्यान होंगे वहाँ पे जो जेनेटिक हमारी डाइवर्सिटी है इसका अगर मेंटेन रखना है तो हमेशा इन सीटू संरक्षण के द्वारा ही उसको मेंटेन रखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क, जिसको हम जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से, 1936। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से समानांतर फसल का उदाहरण क्या है? समानांतर फसल का उदाहरण होता है कि एक ही सीजन में एक फसल के साथ उसकी कोई सहभागी फसल को भी उगाया जाए। तो यहाँ पे आप साफ पता चल रहा है गेहूं और सरसों एक ही सीजन में होते हैं, है ना। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 106। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हो जाएगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। जावा, ओरेकल, एमएस ऑफिस देखा जाए तो एप्लीकेशन है। जावा जो हमारी ये कोडिंग लैंग्वेज हो गई, ओरेकल जो है हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है, यूनिक्स इसमें हमारा ओएस है ऑपरेटिंग सिस्टम। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो कौन कौन से हैं? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं, आईओएस जो कि आईफोन में यूज होता है। ऐसे ही हम बात करें अभी विंडोज़ 10 जो कि हमारा ज़्यादा फेमस है पर्सनल कंप्यूटर्स में। ठीक है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सभी। अगला देखिए, इनमें से कौन सी सीपीयू तथा मेन जो हमारी मेमोरी होती है उसके बीच की सबसे छोटी आकार की मेमोरी होती है और तेज़ होती है? तो इस मेमोरी को कहा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इट्स कॉल्ड कैश मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, कैश स्मृति। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए टेलीविजन जो हम देखते हैं ना, इसमें जो भी ट्रांसमिशन होता है ये एग्जाम्पल है दोस्तों आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। ठीक है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है? तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? संचार चैनल एक दिशा में ही जानकारी भेजता है, एक ही दिशा में तो आती है ना जानकारी वहाँ पे, तो ये कहलाता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ओके, अगला देखिए, प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने के लिए परिभाषित करता है, वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टीसीपी या आईपी। ठीक है, टीसीपी या आईपी, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती? तो लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें अलग से उपलब्ध नहीं होने वाली सर्विस है, ऑप्शन है हार्डवेयर एज ए सर्विस। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो हार्डवेयर एज ए सर्विस इसमें उपलब्ध नहीं होती, बाकी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये यहाँ पे आपकी अवेलेबल रहती है। किसमें? सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में। अगला क्वेश्चन फिर उत्तराखंड से आगे देखिए, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो टिहरी का विलय हुआ था भारत में 1 अगस्त 1949, ऑप्शन ए मानवेंद्र साथ उसमें राजा। महाभारत में कुनिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? कुनिंद नरेशों को कहा गया महाभारत में द्विज श्रेष्ठ। क्या कहा गया? द्विज श्रेष्ठ। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो ये कहा गया है बाराहाट, ऑप्शन डी। किंगरी विंगरी नीति मांगा क्या है? तो आयोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमारे दर्रे हैं पासेज। चिराग सेन और लक्ष्य सेन दोनों ही अल्मोड़ा के हैं और दोनों का रिलेशन है दोस्तों बैडमिंटन से, ऑप्शन सी। मौन मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मौन मेला हमारा लगता है कहाँ पे? और हाँ, एक करंट अफेयर याद रख लेना, अभी हाल में आपने देखा होगा लक्ष्य सेन, ठीक है, इन्होंने अभी जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी उसमें आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है और उसमें सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अभी हमारे। ठीक है, श्रीकांत, किदम्बी श्रीकांत, ये भी नोट करना। मौन मेला लगता है भैया कहाँ पे? पालू पछाई, जौनसर और रवाई क्षेत्र में, ऑप्शन बी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, इनका नाम था वीर शहीद श्रीदेव सुमन, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, श्रीदेव सुमन जी ने की थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की गई? उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर था तमिलनाडु में किया जा रहा था उस समय। देखिए, रियो पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन बना उसमें 2016, ऐसे ही आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन बनेगा, इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको। नासा का जो अंतरिक्ष यान कैसिनी था, कैसिनी का रिलेशन है दोस्तों हमारा सैटर्न से, ठीक है, शनि ग्रह से, ऑप्शन सी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो कॉलेजियम व्यवस्था आज भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय में हम देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में है ना, और ये कॉलेजियम व्यवस्था अपनाई गई थी 1993 में, 1993 में। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल आपको देखने को मिलेगा इसमें करंट समय में भी सबसे आगे चाइना, ऑप्शन डी।
किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया? उस समय का करंट है, ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। ये थे अब्राहम वर्गीज। किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? ये उस समय का तो करंट था, लेकिन अभी ये स्टैटिक का एक क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। भारत की पहली पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है जिसने पहली महिला बटालियन गठित की थी? ये है हमारी सीआरपीएफ। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर इसमें सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण एवं विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, जो वहाँ पे पवित्र स्थल है, इसके लिए हमारा 3 देशों का यहाँ पे क्या किया गया है, एक सहयोग स्थापित किया गया आपस में। और ये 3 देश कौन से हैं? भारत, चीन और नेपाल, ऑप्शन डी। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया? उस समय का करंट है ये, और ये बैंक था उस समय कौन? आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन ए। वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती है, क्या कहलाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय कंपनियों को अगर विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटाना होता है तो उसके लिए दोस्तों वो एक तरह के बॉन्ड जारी करते हैं, जिनको कहा जाता है मसाला बॉन्ड। ठीक है, यानी कि मसाला बॉन्ड एक तरह का कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ही लॉन्च होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में और बन सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ जिसको कहा जाता है, इसमें पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली विश्व की महिला बनी। ये उस समय का करंट था, तो ये महिला थी उस समय कौन? राधिका मेनन। 2017 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये भी उस समय का क्वेश्चन है। उस समय थे कौन? अबू धाबी के युवराज थे। ठीक है, अभी 2021 में तो कोविड के कारण कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था। 20 का आप एक बार देख लीजिएगा। बथुकम्म किस राज्य का पर्व है? तो बथुकम्म जो पर्व है ये तेलंगाना का एक पर्व है। ठीक है, ऑप्शन बी तेलंगाना, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है बथुकम्म, जो कि एक अभी जो जाड़ों का टाइम चल रहा है ना, शीत ऋतु का ही महोत्सव होता है ये हमारे तेलंगाना में। एस अगेंस्ट ऑड्स, तो एस अगेंस्ट ऑड्स जो है ये ऑटोबायोग्राफी है सानिया मिर्जा की। पुस्तक भी पूछ ली जाती है, कोई फेमस बुक है अगर 2020-21 को तो याद करके जाना। 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो प्राच्य भाषा का दर्जा मिला था 2014 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस समय की सिनेरियो में, और ये ओडिया भाषा को मिला था उस समय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओडिया भाषा को। किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा? ये भी उस समय का करंट अफेयर है दोस्तों, और ये 2018 की बात है। ठीक है, ब्रिक्स की शब्द की रचना करने वाला ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील किस विषय से संबंधित है? तो ये अर्थशास्त्री हैं, नो डाउट, अर्थशास्त्र से रिलेट करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी मिला है? ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया देखिए आयोग ने। तो नोबेल प्राइज के साथ साथ यहाँ पे भारत रत्न मिलने वाला जो वैज्ञानिक है ये हो जाएंगे सीवी रमन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था और 1954 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश के परिकीर्णन पे इन्होंने काम किया था सीवी रमन ने, भौतिकी में, फिजिक्स में मिला है इनको, ये भी ध्यान रखें, कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है। वैदिक देवमंडल निम्न में से कौन देवता युद्ध, माफ कीजिएगा, वैदिक काल में निम्न में से किस देवता को युद्ध का देवता माना जाता है? तो ये माना गया दोस्तों हमारे इंद्र को, ऑप्शन बी। मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो नंदवंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। ठीक है, ऑप्शन ए। इसका जो अंतिम शासक था वो घनानंद था, जिसको फिर चंद्रगुप्त मौर्य हराता है चाणक्य की मदद से और मौर्य वंश का उदय होता है। तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था 16 महाजनपदों में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा अगर तो। यूनानी लेखक जस्टिन ने किसको सैंड्रोकोट्स कहा? तो सैंड्रोकोट्स के रूप में पहचान की गई दोस्तों हमारा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा गया। और इसकी पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। ये क्वेश्चन भी बना है। इनमें से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूर्व मध्यकाल पूछा जा रहा है। अब पूर्व मध्यकाल की बात हो रही है दोस्तों, आपका एक हिसाब से एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मध्यकाल से पहले का जो समय था वहाँ पे कौन सा नहीं था पूछा जा रहा है। फिर से नहीं है, देखिए नहीं को मार्क करना है कभी भी एग्जाम में। तो जो तक्षशिला था दोस्तों ये पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, क्योंकि तक्षशिला प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र था मौर्य काल में। बाकी हमारी सब ये पूर्व मध्यकाल के हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक थे हमारे गौतम ऋषि। न्याय दर्शन किसका है और इसके साथ साथ जो सांख्य दर्शन है किसका है, योग दर्शन किसका है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सबसे पहले प्रयोग में कहाँ लाई गई थी?
तो ये मेहराब सबसे पहले लाई गई थी अलाई दरवाज़ा में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अलाई दरवाज़ा, जो कि किसने बनाई थी, हमारी किसने बनाई थी अलाई दरवाज़ा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है, तो महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया। सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था वो कौन था, ठीक है। भू राजस्व को उपज का 50%, यानी कि मेरे खेत में अगर 100 किलो अनाज हो रहा है तो भाई 50 किलो सीधे जमा करना पड़ेगा। तो ऐसा करने वाला जो सुल्तान था वो था बलबन। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, बलबन ने किया था ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। माफ कीजिएगा, बलबन नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, माफ कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सही करेंगे। सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ा के पूरा एक हिसाब से 50% किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी के टाइम पे हुआ था ये, जिसने बढ़ाया था। इनमें से कौन सी इमारत शान फतेहपुर के नाम से जानी जाती है, तो शान फतेहपुर के नाम से जाना जाता है ऑप्शन सी जामा मस्जिद को, ठीक है। जामा मस्जिद वेरी इंपॉर्टेंट है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये शाहजहाँ ने करवाया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी, तो तबकात ए अकबरी नामक जो पुस्तक लिखी वो ऑप्शन डी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखी थी, ठीक है, निज़ामुद्दीन अहमद, वेरी इंपॉर्टेंट। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था, तो खालसा में रूपांतरण किया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु माने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने 10म ग्रंथ भी लिखा था, खालसा भी बोला जाता है जिसको। अगला है, देखिए, इनमें से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, तो ब्लू वाटर नीति जो आई थी, याद होगा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये हमारा जो था डी अल्मेडा था ये, ठीक है, इसने शुरू की थी, पुर्तगीज। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवॉस युद्ध में पराजित हुआ। तो वांडीवॉस का युद्ध हुआ था किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और वांडीवॉस के युद्ध में फ्रांसीसियों का हिंदुस्तान से पतन हो जाता है, ठीक है। उस समय जो फ्रांसीसी सेना का सेनापति था इसका नाम था काउंट लाली। क्या नाम था इसका, काउंट लाली। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो व्यापार में एकाधिकार को समाप्त करने वाला जो एक्ट था वो था 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसके तहत हमारा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया व्यापार के, लेकिन एक्सेप्ट किसकी खेती, किसका व्यापार, चाय का। चाय का व्यापार चलता रहा अभी भी, बट इसके अलावा जो भी एकाधिकार थे व्यापार में वो समाप्त कर दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट। चाय का व्यापार भी पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है फिर 1833 में जो एक्ट आता है 1833 वाला, यहाँ पे फिर सभी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों 2016 पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जीएस सेक्शन का, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। वेरी कठिन बोल सकते हैं कि बहुत ही कठिन क्वेश्चन था ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो दक्षिण भारत के इतिहास पे हम कम फोकस करते हैं जब भी हम स्टेट प्रोविंशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर था वो था सर आर्थर कॉटन, ठीक है। इसको दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ये ब्रिटिश जनरल था और सिंचाई इंजीनियर भी था। इन्होंने दक्षिण भारत में बहुत से नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है, और कपास की खेती को भी प्रोत्साहित किया था, इसलिए आर्थर कॉटन को हमारा दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। ओके, तो ये था दोस्तों 2016 का जो पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हुआ था। 150 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे इस बार भी और यही पैटर्न रहेगा। इसका एनालिसिस करेंगे एक बार किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। वैसे आप भी इसको काउंट कर सकते हैं कि पॉलिटी के कितने क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री के कितने हैं, ज्योग्राफी के कितने हैं, कंप्यूटर के कितने हैं, साइंस एंड टेक के कितने हैं, इसके अलावा करंट अफेयर कितने हैं, उत्तराखंड जीके और उत्तराखंड हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पेपर पूरा एनालिसिस अगर आप कर लेंगे तो उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे और पेपर देखिए इसी तरह का आता है। मैं आपको सिंपली बोल रहा हूँ, अगर आप सामान्य अध्ययन की कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, ठीक ठाक बुक पढ़ें, जैसे कि लूसेंट सामान्य ज्ञान है, इसके अलावा आप महेश कुमार वर्णवाल की जो ऑनलाइनर आती है सामान्य अध्ययन की, या इसके अलावा घटना चक्र का जो किताब आती है सामान्य अध्ययन की पॉइंट टू पॉइंट वाली, अगर आप इसका रिवीजन करें तो आराम से इस पेपर को क्रैक कर लेंगे। इसके साथ साथ लेकिन आपका क्या होना चाहिए कि उत्तराखंड और करंट अफेयर्स पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। उत्तराखंड और करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ है तो मान के चलो एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और सी सेट तो आपको बहुत ईजी हो गया इस बार, 33% आपको केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, काम बन गया। मेंस की प्रिपरेशन के हिसाब से अभी से आगे बढ़ते रहिए, बाद में डिस्कस करेंगे इसमें जो पेपरों का में जो परसेंटेज है अलग अलग सब्जेक्ट का वो क्या रहेगा। और साथ ही मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, इसके लिए मैं सिंपल से आपको रणनीति बताता हूँ। 2020 से लेकर 2021 के करंट अफेयर्स को रीड कीजिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ भी मिल जाते हैं। और साथ ही दृष्टि, क्रॉनिकल और अन्य कुछ पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स की वार्षिकी जो हमारा पूरा एक आती है ना किताब वार्षिकी,
अंक वाली, वो आप देख लेना। इसके अलावा दोस्तों जीएस के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लूसेंट सामान्य ज्ञान का निचोड़, इससे बेहतर कुछ नहीं है यार स्टेट सर्विस के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। लूसेंट अगर आप अच्छे से रिवीजन कर ले रहे हैं ना सामान्य अध्ययन वाली, या आपका जो घटना चक्र वाली सामान्य अध्ययन आती है, या महेश कुमार मोनेवाल वाली सामान्य अध्ययन की आती है, और पिछले 4-5 साल से आप तैयारी में हैं, तो आराम से रिवीजन भी कर लेते हैं इन बुक्स का, तो आपका आराम से काम हो जाता है। इसमें साइंस का पोर्शन भी है, कंप्यूटर का पोर्शन भी है, और इसके अलावा जितने भी अदर पोर्शन मैंने बताए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट, और कुछ कुछ बुक्स में तो कृषि का भी पोर्शन मिल जाता है। इनको आप पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे तो आपका हो जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है, बजट हो गया, सेंसस हो गई, उत्तराखंड और इंडिया के दोनों के उसमें बोलूँगा। बाकी करंट अफेयर में जितने भी इवेंट हैं उनको तो आपने देखना ही पड़ेगा, स्पोर्ट्स इवेंट और गवर्नमेंट की स्कीम्स, अपॉइंटमेंट जितने भी हुए हैं, सभी चीज़ों आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा बर्डन ना बनाए माइंड में। और जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा और वो क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट है, तो वो लोग फॉर्म भर लें। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे जो ग्रेजुएशन की लिमिटेशन है, वो जब फॉर्म पहली बार आया था अगस्त में, आपका अगस्त 2020 में जो लास्ट डेट थी फॉर्म की, तब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, अन्यथा आप मेंस में बाहर हो जाएंगे। फिर अभी डेट एक्सटेंड की गई, इसका मतलब ये नहीं कि दिसंबर में जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, नवंबर में हुआ तो वो भी एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म के लिए फिर। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। बाकी दोस्तों जाने से पहले आप सभी लोगों से विशेष आग्रह मैं हमेशा करता हूं, अपने जीवन में बहुत से पेड़ लगाएं और लोगों को भी अवेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर इस प्रकृति, इस पर्यावरण के लिए भी योगदान कर सके। एक पीसीएस ऑफिसर बन के तो आप योगदान करेंगे, सिविल सर्वेंट मतलब आप प्रशासन में, आप लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन करेंगे राज्य का, बट इसके साथ साथ पर्यावरण में भी आपका योगदान होना चाहिए। तो यार पेड़ लगाना, कम से कम एक पेड़ तो लगाना ही है, और मैक्सिमम तो लिमिटेशन ही नहीं है, जितने लगा सकते हो और जितना आप लोगों को मोटिवेट और यहाँ पे प्रेरित कर सकते हो। बाकी उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में जब भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पे भी लोगों को अवेयर करें कि कुछ इस प्रकार का कूड़ा कचरा या अन्य चीज़ यहाँ पे ना फैलाएं जिससे प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान हो। ठीक है, तो लोगों को इस बारे में भी अवेयर करें और इस मुहिम को आगे पहुँचाएं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन अच्छे से अपनी स्टडी करें, इस तरह का पेपर आएगा, इसी के हिसाब से आगे फोकस करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, ध्यान रखना अपना। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।